हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोमेटो फ्लू या फिर टोमेटो फीवर के बारे में। तो टोमेटो फ्लू या फिर टोमेटो फीवर किस तरह की बीमारी है, किससे हो सकती है, इसके बारे में डिटेल में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपने भी पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में इस टोमेटो फ्लू के बीमारी के बारे में सुना ही होगा। तो ये टोमेटो फ्लू की बीमारी किससे हो सकती है, किसको इसका खतरा है, किस तरह से फैलती है और इसके लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से इसका उपचार किया जाता है, इलाज किया जाता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस टोमेटो फ्लू की बीमारी के अभी तक केरला में 40 से भी ज़्यादा केसेस मिल चुके हैं और ये टोमेटो फ्लू एक तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टोमेटो फ्लू किस वजह से होती है, इसके बारे में। तो टोमेटो फ्लू मोस्टली किस वजह से होती है, इसका एग्जैक्ट कॉज किसी को भी नहीं पता है, लेकिन साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये बीमारी मोस्टली वायरसेस की वजह से होती है। कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना है कि चिकनगुनिया और डेंगू जिन पेशेंट्स को पहले हो चुका है या फिर पहले हो के वो लोग या फिर वो बच्चे उसमें से रिकवर हो चुके हैं, उन बच्चों में या फिर उन पेशेंट्स में भी इस तरह के टोमेटो फ्लू के लक्षण देखे जाते हैं या फिर देखे जा चुके हैं। तो ये टोमेटो फ्लू एक तरह की वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है जो मोस्टली 5 साल या 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को अफेक्ट करती है। ये बीमारी अडल्ट्स को भी अफेक्ट करती है, लेकिन अडल्ट्स में इसके बहुत ज़्यादा सीवियर साइंस और सिम्टम्स नहीं आते हैं। अडल्ट्स मोस्टली इस बीमारी के एज ए कैरियर काम करते हैं, मतलब कि अडल्ट्स की वजह से ये बीमारी एक छोटे बच्चे से दूसरे छोटे बच्चे तक जा सकती है, लेकिन बड़े लोगों में या फिर अडल्ट्स में इस बीमारी के बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि टोमेटो फ्लू के क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहली बात कि जिस भी बच्चे में टोमेटो फ्लू की बीमारी होती है उस बच्चे में सबसे पहली बात तो उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे भी ज़्यादा फीवर हो सकता है। इसके साथ साथ उस छोटे बच्चे में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है और इस तरह के फीवर की वजह से उस छोटे बच्चे में डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उस पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में उल्टी होना, उल्टी आने जैसा लगना, इसी के साथ साथ डायरिया होना, ये भी लक्षण हो सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो कि इस तरह के टोमेटो फ्लू के पेशेंट में देखा जाता है वो होता है कि उस पेशेंट के जॉइंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उस पेशेंट के जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा सूजन भी आती है। तो जॉइंट्स में सूजन होना और जॉइंट्स में दर्द होना ये भी इस तरह की बीमारी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा बदन में दर्द होता है और उस पेशेंट के हाथों के ऊपर और पैरों के ऊपर, इसी तरह से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के ऊपर रैश आती है। रैश के साथ साथ उस पेशेंट के बॉडी के ऊपर ब्लिस्टर्स भी बनते हैं और ये जो ब्लिस्टर्स बनते हैं इनका कलर या फिर उनका रंग जो है लगभग टोमेटोज़ की तरह होता है और इनका अपीयरेंस भी टोमेटोज़ की तरह होता है। इसी के वजह से इस बीमारी को टोमेटो फ्लू इस तरह का नाम दिया गया है। बाकी इस तरह के ब्लिस्टर्स के अपीयरेंस को अगर हम इग्नोर करें तो इस बीमारी का टोमेटोज से किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। इस बीमारी को सिर्फ उस ब्लिस्टर्स के अपीयरेंस की वजह से ही इस तरह का नाम दिया गया है, लेकिन एक एक्चुअली वायरल बीमारी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि टोमेटो फ्लू की बीमारी को किस तरह से डायग्नोस करते हैं इसके बारे में। तो इस तरह के टोमेटो फ्लू की बीमारी को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले तो हम वायरल कल्चर की टेस्ट कर सकते हैं। वायरल कल्चर करने के साथ साथ उस पेशेंट में हम रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद कुछ सेरोलॉजिकल टेस्ट करना और RT-PCR की टेस्ट करना ये भी किया जा सकता है। कुछ केसेस में रैपिड मोलिकुलर एसेज और इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसेज भी किए जा सकते हैं। तो ये कुछ टिपिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिनका सहारा लेकर के या फिर जिनकी हेल्प लेकर के हम उस पेशेंट में टोमेटो फ्लू की बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि टोमेटो फ्लू की बीमारी को किस तरह से रोक सकते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहली बात कि टोमेटो फ्लू के पेशेंट से हमें जितना हो सके उतना दूरी बनाए रखनी है। इसके बाद उस पेशेंट को एक समझाना है कि उसके बॉडी के ऊपर जो ब्लिस्टर्स बने हैं, जो रैश आई है, उसको उस पेशेंट को खुजलाना नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिकली ये जो बीमारी है 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों में होती है और बच्चों में आदत होती है कि वो उस रैश को, ब्लिस्टर को खुजलाते रहते हैं। इस खुजलाने की वजह से ये बीमारी उस पेशेंट में और उस पेशेंट के सराउंडिंग जो उसके क्लोज रिलेशन में जो लोग हैं उनमें भी ये बीमारी फैल सकती है, क्योंकि इसकी वजह से ये जो वायरस है उस पेशेंट के हाथों के थ्रू वो बच्चे जब इधर उधर के सर्फेसेस को टच करेंगे तो उस तरह से बाकी के लोगों तक भी ये वायरस पहुंच सकता है। इसके साथ साथ हेल्दी और क्लीन एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है। इसके साथ साथ उस पेशेंट को गर्म पानी या फिर ल्यूकवार्म वाटर से नहाना चाहिए। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है जिनका इस्तेमाल करके हम इस बीमारी से जितना हो सके उतना बच सकते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि टोमेटो फ्लू के बारे में हम सभी को पता होना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि टोमेटो फ्लू की बीमारी बहुत तेज़ी के साथ फैलती है। ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू बहुत तेज़ी के साथ फैलती है। दूसरी बात कि ये टोमेटो फ्लू की जो बीमारी है ये बहुत ज़्यादा फेटल नहीं है, बहुत ज़्यादा जानलेवा नहीं है। इसके बाद ये टोमेटो फ्लू की जो बीमारी होती है ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है, मतलब कि ये बीमारी कुछ दिनों के बाद अपने आप ही ठीक होने लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिनों से लेकर के 10 दिनों तक ही ये बीमारी रहती है।
7 से 10 दिनों के बाद इस बीमारी के जो लक्षण होते हैं, जो साइंस और सिम्टम्स होते हैं, वो धीरे धीरे करके अपने आप ही कम आ जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में मेडिसिन का सहारा भी देना पड़ता है, इसी के साथ साथ पेशेंट को सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव थेरेपी भी देनी पड़ती है। और अभी तक जो डेटा मिला है उसके अनुसार इस बीमारी की वजह से कहीं पर भी कोई भी डेथ नहीं हुई है, मतलब कि इसका डेथ रेट काफ़ी कम है, ना के बराबर है। लेकिन ये बीमारी फैलती बहुत तेज़ी से है। इसके लिए इस बीमारी से बचने के लिए खास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल या 5 साल की कम उम्र वाले, उनको प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइनली अब हम बात करेंगे टोमेटो फ्लू के बीमारी के इलाज के बारे में या फिर ट्रीटमेंट के बारे में। तो टोमेटो फ्लू की जो बीमारी होती है उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक ड्रग या फिर कोई भी स्पेसिफिक ऐसी दवाई अवेलेबल नहीं है, और इस बीमारी का जो इलाज होता है वो मोस्टली सिम्टोमेटिकली और सपोर्टिव थेरेपी के तौर पर ही किया जाता है। जैसे कि हम सभी को पता है कि जब कोरोना वायरस आया था तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही रेमडेसिविर, इसके बाद फेविपिराविर, इस तरह के कुछ ड्रग आए जिसका कि हम इस्तेमाल करते थे कोविड के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। लेकिन इस टोमेटो फ्लू के वायरस के बारे में ऐसी कोई भी स्पेसिफिक ड्रग नहीं है। इस बीमारी का मतलब टोमेटो फ्लू की बीमारी का जो इलाज होता है वो सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव थेरेपी के तौर पर ही होता है। इसके लिए पेशेंट को बुखार और बदन दर्द कम करने के लिए पैरासिटामोल, निमोसुलाइड, इस तरह की कुछ एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दवाइयाँ दी जाती है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को बहुत ज़्यादा लिक्विड्स लेने के लिए ओरली इनकरेज किया जाता है। इसी के साथ साथ टोमेटो फ्लू के पेशेंट को बहुत ज़्यादा रेस्ट या फिर बेड रेस्ट लेनी पड़ती है, क्योंकि सबसे पहले बात तो ये जो पेशेंट होते हैं काफ़ी आमतौर पे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब कि 5 साल या उससे कम उम्र वाले बच्चों में ही ये बीमारी ज़्यादा सीवियर हो सकती है। तो उस तरह के पेशेंट में बेड रेस्ट लेना और डिहाइड्रेशन को अवॉइड करना, ये 2 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसी के साथ साथ फीवर और बदन दर्द को कम करने के लिए उस पेशेंट में हम आइबुप्रोफेन या फिर पैरासिटामोल या फिर निमोसुलाइड, ये सब मेडिसिन या फिर इनमें से कोई भी मेडिसिन पेशेंट के कंडीशन के अनुसार दे सकते हैं। एंटीबायोटिक का इस बीमारी के ट्रीटमेंट में कोई भी रोल नहीं होता है। हमें सिर्फ उस पेशेंट में सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव थेरेपी देनी है और उस पेशेंट के जनरल वेल बीइंग को मेंटेन करने की कोशिश करनी है। इस तरह से सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने के बाद इस टोमेटो फ्लू के जो पेशेंट होते हैं आमतौर पे 7 दिनों से लेकर के 10 दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे पहले से ही बीमार हैं, जिन छोटे बच्चों में पहले से ही निमोनिया जैसी कोई बीमारी है, उन पेशेंट्स को इस तरह के वायरल बीमारी के वजह से काफ़ी सीवियर सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो उन्हें काफ़ी चौकन्ना रहने की और काफ़ी प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करने की ज़रूरत होती है। तो इन शॉर्ट आज हमने इस वीडियो में बात की टोमेटो फ्लू या फिर टोमेटो वायरस, इस बीमारी के बारे में। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नई जानकारी, नई बीमारी के बारे में ज़रूर मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।